अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आज का हमारा टॉपिक है हुक्ला। हुक्ला के बारे में आप लोग जानते हैं ना कि ये क्या होता है हुक्ला? जैसे ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय अ स्ट्रेस अप्लाई। किसी भी बॉडी में स्ट्रेस अप्लाई करने से हमें ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये ऑब्जर्व करेंगे हम कि आप जितना भी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करते जाएंगे उस बॉडी में उतना ही स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब हमारे पास एक क्या नाम है, रबर बॉल है, रबर बैंड है, ठीक है। उसकी एक इलास्टिसिटी होती है, एक लिमिट होती है कि जितना आपने उसे खींचना है। अगर हम उस लिमिट से अबव उसे खींचेंगे तो वो डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसे लिमिट तक ही खींचेंगे तो वो उसकी वॉल्यूम में, उसकी लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सबसे पहले है हुक्ला। हुक्ला जो है वो एक बॉडी पे हमने स्ट्रेस अप्लाई करना है। जैसे कि एक रस्सी है, हमने उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया है तो हमें बदले में स्ट्रेन जो है वो दे रहा है। स्ट्रेस अप्लाई करने से स्ट्रेन जो है वो प्रोड्यूस होता है और स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और ये सारा कुछ जो होता है वो एक बॉडी के अंदर, एक लिमिट के अंदर रह के हो रहा होता है। The strain produced in the body by the stress applied to its directly proportion to the stress within the elastic limit of the body. नीचे फर्स्ट इक्वेशन में मैंने बोला हुआ कि स्ट्रेस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, स्ट्रेन के। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट का साइन जो है वो यूज करते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन में मैंने कांस्टेंट लगाया हुआ है और स्ट्रेस जो है सेकंड वाली इक्वेशन में स्ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और थर्ड वाली इक्वेशन में स्ट्रेस जो है वो डिवाइड हो जाएगा स्ट्रेन के साथ और ये इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट के। यही हमारे पास हुक्ला है। और आ गया है इलास्टिक लिमिट। अगर हमने एक बॉडी को उसकी एक लिमिट तक खींचा है, अब हम एक फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि रस्सी है, हम उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, उसकी लिमिट तक, एक लिमिट होती है, हर एक चीज की एक लिमिट होती है, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट हमारे पास क्या, इट इज अ लिमिट विच इन विच अ बॉडी रिकवर कर लेती है इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर द फार्मिंग फोर्स आर रिमूव। जब हम एक बॉडी पे फोर्स लगाना बंद कर देते हैं तो वो जो, जैसे एक स्प्रिंग है, उसकी एक लिमिट है, हमने स्प्रिंग को जस्ट एक लिमिट तक खींचना है। जब हम स्प्रिंग को इस लिमिट तक खींच लेते हैं तो स्प्रिंग अगेन अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, तो उसके वॉल्यूम में, उसकी लेंथ में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ये हमारे पास इलास्टिक लिमिट है। सेकंड ग्राफ देखें, व्हेन अ बॉडी क्रॉस द लिमिट, वो कहते हैं जब एक बॉडी क्रॉस कर लेती है लिमिट को तो बॉडी क्या हो जाती है, परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है या खत्म हो जाती है वहीं पे। ये हमारे पास एक इलास्टिसिटी कहते हैं, एक पॉइंट है जहां से हमने किसी भी चीज को खींचना शुरू करना है। ब्रेक पॉइंट, यहाँ पे चीज जब हमने ब्रेक पॉइंट, एक लिमिट होती है, जब हमने इस लिमिट को क्रॉस करके जब हमने लास्ट पे चले जाना है तो एक ब्रेक पॉइंट आ जाता है, जब वहां पे आके चीज जो है वो ब्रेक हो जाती है या वो प्लास्टिसिटी की जो है वो शक्ल जो है, शेप जो है वो अख्तियार कर लेती है, ठीक है। ये हमारे पास है हुक्ला कि स्ट्रेस जितना हम अप्लाई करते जाएंगे हमारे पास स्ट्रेन जो है वो उतना प्रोड्यूस होता जाएगा। और स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये हमारे पास हुक्ला है। नेक्स्ट है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जैसा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हमारे सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसमें बहुत सी, एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस होती हैं, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे होते हैं और ऑक्सीजन को हम ले रहे होते हैं, तो ये भी तो एक गैस है ना, तो ये किसमें है, एटमॉस्फेयर में है। तो एटमॉस्फेयर को हम कलेक्टली नेम दे सकते हैं एयर का। तो एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या हुई, द अर्थ इज सराउंडिंग बाय द कवर ऑफ द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब वो कहते हैं द डेंसिटी ऑफ द एयर, जो डेंसिटी होती है एयर की वो एटमॉस्फेयर में इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब कि कांस्टेंट नहीं रहती। अगर हम सी लेवल की बात करें, जो जो हम सी लेवल पे जाते हैं तो डेंसिटी का जो एयर की जो डेंसिटी है वो हमारे पास इंक्रीज होती जाती है। और जैसे ही हम अपर लेवल पे चले जाएंगे, खला में चले जाएंगे, तो हमारे पास जो एयर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आगे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यही चीज उन्होंने बताई हुई है। आगे प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड में बताया था, प्रेशर इन लिक्विड एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। हमारे पास एक कंटेनर है, मेजरमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, हमारे पास कंटेनर, उसके हम
उसके अंदर एक फिश है। फिश पानी के डेप्थ में है, जितनी फिश पानी के डेप्थ में होगी उस पे उतनी ही ज़्यादा जो पानी की जो लेयर है वो एक फोर्स लगा रही है ना, पानी जो है वो फिश पे फोर्स ही लगा रहा है ना। तो अगर फिश जितनी ज़्यादा गहराई में होगी हमारे पास फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगेगी, और अगर फिश पानी की लेयर पे तैर रही होगी तो हमारे पास फोर्स जो है वो कम ही एक्ट करेगी इसके ऊपर। तो प्रेशर इन लिक्विड का यही था कि दो तरह की हमारे पास फिशेस होती हैं। एक वो होती है फिश जैसे कि शार्क फिश जो डेप्थ में जो है वो तैर रही होती है पानी के, और एक वो फिश होती हैं जो बिल्कुल पानी की लेयर पे जो है वो सरवाइव करती हैं। तो प्रेशर इन लिक्विड जो है वो इस पे यही चीज़ जो है वो बताई गई है कि प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा फोर्स का, जब वो डेप्थ में होगी, और जब वो पानी की लेयर पे तैर रही होती है तो वहाँ पे हमारी फोर्स जो है प्रेशर का जो फोर्स है, प्रेशर की जो फोर्स है जो हमारे पास कम होती है। तो प्रेशर इन लिक्विड यही था कि प्रेशर इन लिक्विड जो होता है वो एक्ट करते हैं नॉल डायरेक्शन पे। क्लियर इट?